वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2021 में। मिसलेनियस करंट अफेयर्स रिवीजन का ये हमारा 7वां लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम मार्च महीने के मिसलेनियस करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ई दाखिल पोर्टल के बारे में है। अभी हाल ही में न्यूज आई कि 15 स्टेट्स और यूटीज ने ई दाखिल पोर्टल को ऑपरेशनलाइज कर दिया है, जिसके माध्यम से कंज्यूमर्स अपनी कंप्लेंट्स इस पोर्टल पे दर्ज करवा सकते हैं। कंज्यूमर कोई भी ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी भी प्रोडक्ट को सबसे एंड में कंज्यूम करता है या फिर इस्तेमाल करता है। देखिए, 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था, जिसमें यह कहा गया था कि सभी कंज्यूमर्स को ऑनलाइन कंप्लेन फाइल करने का ऑप्शन दिया जाएगा। उसी के तहत ये ई दाखिल पोर्टल लाया गया और धीमे धीमे करके सभी स्टेट्स और यूटीज इसे अडॉप्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इसे दिल्ली ने अडॉप्ट किया था। देखिए, बीइंग कंज्यूमर हम सभी कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं। आप दुकान से एक सामान खरीद के घर लेकर जाते हैं, घर पे आपको पता चलता है कि जो आपने सामान खरीदा वो तो एक्सपायर हो चुका है। अब आप दुकानदार के पास वापस जाते हैं तो वो कहता है पहले देख के काहे नहीं ले गए। हमें नहीं पता, हमारी दुकान पे सही था, आपके घर पर ले जाते एक्सपायर हो गया, हम नहीं जानते। अब उससे आप बहसबाजी करिए, लड़ाई करिए। वहां तो चलिए खैर आपके पास ऑप्शन है बहसबाजी और लड़ाई करने का। ऑनलाइन शॉपिंग की बात करें तो माशाअल्लाह, आप मंगाते कुछ और हैं, आता कुछ और है। अब क्या करेंगे, आप रिफंड मांगिए, रिफंड प्रोसेस हो गया तो ठीक है, नहीं प्रोसेस हो गया तो कस्टमर केयर को कॉल करिए। अब वो कहेंगे कि नहीं सर, हम आप बिल्कुल ट्राई कर रहे हैं, आपका रिफंड हो जाएगा, हम आपकी फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल समझते हैं, बट एक्चुअली में वो नहीं समझते। ठीक है, उसके बाद आप कंज्यूमर कंप्लेन करते हैं और धक्के खाते हैं। अब आपको इतनी जद्दोजहद नहीं करनी होगी, आप सिंपली इस पोर्टल का इस्तेमाल करके अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। तो कुल मिला के ये एक पोर्टल है जहां पर कंज्यूमर्स अपनी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के पास और जो भी अदर कंज्यूमर कमीशंस हैं उनके पास। इसे लॉन्च किया गया है एनसीडीआरसी के द्वारा ही सितंबर 2020 में। दिल्ली ने इसे सबसे पहले इंप्लीमेंट किया और धीमे धीमे बाकी के स्टेट्स एंड यूटीज भी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। यहां पर आप अपनी जो कंप्लेन फी है उसे भी ऑनलाइन ही पे कर सकते हैं। जो ई दाखिल पोर्टल है ये कंज्यूमर्स को एम्पावर करता है कि वो अपनी जो कंप्लेन्स है उसे ऑनलाइन मोड में फाइल कर सकें। यहाँ पर जो कंज्यूमर कमीशंस हैं वो स्क्रूटनाइज करते हैं कि आपकी कंप्लेन वैलिड है या नहीं है, या उसे रिजेक्ट कर सकते हैं या उसे जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनको फॉरवर्ड कर देंगे। देखिए, रूरल कंज्यूमर्स हो सकता है इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना ना जानते हो या फिर उनके पास मोबाइल या इंटरनेट ना हो, इसलिए इस सुविधा को कंज्यूमर सर्विस सेंटर पे भी पहुंचा दिया गया है, जहां पर जाकर कोई भी गांव का व्यक्ति अपनी कंप्लेन फाइल करवा सकता है। जी हाँ, जो आप समझ रहे हैं बिल्कुल वही है। नागालैंड के कुछ गांव के लोगों ने सोचा कि भाई कि बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ रहा है, तो इसको कम करने के लिए हम एक ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ पनिशमेंट जो चली आ रही है उसको दोबारा जीवित कर देते हैं। इसके तहत होता क्या कि एक ऐसी केज बनाई जाती है और इसमें कैद कर लिया जाता है कुछ व्यक्ति को। ये एक ऐसी लकड़ी से बनाई जाती है जो कि आपकी स्किन में जलन फैलाती है, तो इससे खुजली होती है काफ़ी। तो ये एक ट्रेडिशनल पनिशमेंट का फॉर्म था पहले कि भाई अब कोई अगर चोरी वगैरह कर रहा है तो उसको आप ऐसे उसमें बैठा दो कि भाई अब दुखी हो जाओ आप। तो ये खुजली घर नागामीज में कहते हैं इसको, और हर नागा कम्युनिटी का खुद का एक अलग नाम है। तो ख़ास बात है कि ऐसी लकड़ी से बनता है ये, जो कि पाम्स में नहीं, जब हथेली पे इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, तो आप इसको कहीं से भी काट के लाके लगा सकते हैं। बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में इसको जैसे टच करेंगे आप तो इचिंग होगी। तो ये ओस जो मेजर ट्राइब है नागालैंड की, वहाँ इसको शीकी कहा जाता है, यानी फ्लैश हाउस। और ये अक्सर जो गांव का सेंट्रल स्पॉट होता है कहीं बीचों बीच रख देते हैं और लोग आके फिर देखते हैं कि भाई चोरी किया तो अब सज़ा भुगतो। और ये बनते किससे हैं? सैंगफंग एक ट्री है उससे, मसांगफंग से बनाया जाता है ये, जो कि इरिटेशन फैलाता है आपके शरीर में। तो आपको अगर कहीं मसांगफंग दिखे तो उसके आसपास मत जाइए। अपॉर्चुनिटी इंडेक्स की 2021 में लिंक्डइन एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो जॉब्स रिलेटेड डेटा को रखता है, और इन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ इंडेक्स 2021 लॉन्च किया। इसमें इन्होंने दिखाया किस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ जो है मार्केट में औरतों और पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग है। तो इस सर्वे ने लगभग 10,000 लोगों से बातें की जो अलग देशों में फैले हुए थे, एशिया पैसिफिक रीजन में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, चाइना, जापान, मलेशिया, सिंगापुर और फिलीपींस है। तो इसमें जो इनका ये रिसर्च आया, ये रिसर्च किया था किस फर्म ने? जो GfK फर्म ने। और इन्होंने जिन लोगों से पूछा था वो 18 से 65 साल के लोग थे। तो इनकी फाइंडिंग्स क्या है? इनकी फाइंडिंग ये है कि 9 में से 10 यानी ऑलमोस्ट 89% जो महिलाएं हैं वो कोरोना की वजह से बहुत बुरी तरह प्रभावित हुई हैं, नेगेटिवली इम्पैक्ट हुई हैं। 85% यानी 5 में से 4 महिलाओं जो काम करती हैं भारत में, उनको क्योंकि वो महिला है इस वजह से उनको कभी प्रमोशन नहीं मिलता या रेज नहीं मिलती, या फिर कहीं कहीं तो वर्क ऑफर ही नहीं मिलता। क्यों? इसलिए क्योंकि वो महिलाएं हैं, तो उनको लगता है उनके जेंडर की वजह से उनको डिसएडवांटेज रहता है। और ये एवरेज
एशिया पैसिफिक में 60% के आसपास है, बाकी जो देश इसमें जिनमें सर्वे किया गया, लेकिन इंडिया में 85% है। मतलब भारत में से 5 में से 4 महिलाओं के साथ ये समस्या रहती ही रहती है। और इंडिया में जो महिलाएं हैं उनको ज़्यादा समस्याएं झेलनी पड़ी हैं करियर डेवलपमेंट को लेके, बाकी अगर हम एशिया पैसिफिक रीजन को कंपेयर करें तो ये क्या दर्शाता है आपको? ये दर्शाता है कि एशिया पैसिफिक रीजन में इंडिया की जॉब मार्केट पूरी तरह से महिलाओं के लिए जेंडर न्यूट्रल नहीं हुई अभी तक, और ये प्रयास नहीं किए गए हैं ठीक से कि किस तरह महिलाओं की समस्याएं, जो वर्किंग वुमेन है उनकी समस्याओं पर ध्यान दिया जाए, उनको सॉल्व किया जाए। तो ये एक कोट है, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो आप कोट कर सकते हैं कहीं अपने मेंस के आंसर में। आर्टिकल हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के बारे में है। कोविड-19 पेंडेमिक के आने की वजह से जहां दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी पॉवर्टी में चली गई, लोगों की आजीविका के साधन छिन गए, वहीं दूसरी ओर दुनिया में बिलियनियर्स की संख्या काफी तेजी से बढ़ी है। ये संख्या 32% बढ़ चुकी है अकॉर्डिंग टू हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021। इसे जारी कौन करता है? इसे जारी किया जाता है हुरून रिपोर्ट आईएनसी के द्वारा, जो कि एक प्रकार का रिसर्च प्लेटफॉर्म है, संघाई और मुंबई में बेस्ड है। ये दावा करते हैं कि ये दुनिया में सबसे बड़े रिच लिस्ट प्रोवाइडर है, मतलब धनी लोगों की लिस्ट जारी करने का सबसे बड़ा सोर्स इनके पास है। 1999 में इसे स्टैब्लिश किया गया था एक ब्रिटिश अकाउंटेंट के द्वारा, जिनका नाम था रूपर्ट हुगवर्थ। ये जो लिस्ट है ये रिफ्लेक्ट करती है कि जो दुनिया की इकोनॉमी है वो कैसे आगे बढ़ रही है, और इसके लिए जो सहारा लिया जाता है वो दुनिया के मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स को इंडिकेटर के तौर पे इस्तेमाल करके लिया जाता है। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के मुताबिक दुनिया में अब बिलियनियर्स की संख्या 3228 हो चुकी है। इसमें 2402 कंपनीज और 68 कंट्रीज में इवैल्यूएशन किया गया है। फाइंडिंग्स में क्या निकल कर आया? देखिए, पिछले एक साल में 607 नए बिलियनियर्स ऐड हो गए हैं इस लिस्ट में। इसका मतलब यह है कि हर 2 दिन में 3 बिलियनियर्स या उससे ज्यादा इमर्ज हो जाते हैं। इंडिया में 55 नए बिलियनियर्स बढ़ चुके हैं। इसका मतलब साफ है कि 2020 में लगभग हर हफ्ते इंडिया में एक व्यक्ति एडिशनली बिलियनियर बना है। रिलायंस इंडस्ट्री के जो चेयरमैन हैं मुकेश अंबानी, इन्हें इंडिया के रिचेस्ट मैन होने का दर्जा दिया गया है, और इस लिस्ट में ग्लोबल लेवल पे इन्हें 8th रैंक दी गई। इनकी जो नेटवर्थ है वो क्या बताई गई है? इनकी नेटवर्थ $83 बिलियन बताई गई है। इस लिहाज से ये 8वें नंबर पर आए हैं। इस लिस्ट में पहला नंबर इलॉन मस्क का, जबकि दूसरा जेफ बेजोस का है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 के बारे में है। हम कई बार खाने को बिना सोचे समझे बर्बाद कर देते हैं। हम इस चीज को रियलाइज नहीं कर पाते कि ये किसी के हक का खाना है जो हमारी थाली में आ गया था, हम उसे खा ना सके और हमने उसे बर्बाद कर दिया, जबकि वो किसी और को मिलना चाहिए था। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि हम उतना ही खाना लें या उतना ही खाना पकाएं जितना हमारी जरूरत का है। ये एक आदत का हिस्सा होना चाहिए। ये जो इंडेक्स रिपोर्ट है वो इसी चीज को इवेल्युएट करता है। ये मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव फूड वेस्ट डेटा कलेक्शन तैयार करता है, एनालिसिस करता है कि दुनिया में किस स्तर पर खाने को बर्बाद किया जा रहा है। ये फूड वेस्ट को मेजर करते हैं और देखते हैं कि ये जो हमारी प्रोग्रेस है, जो हम 2030 तक सभी देशों को एक प्रोग्रेस में अवेल करना चाहते हैं, हम बात कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, क्या हम उसे अचीव कर पाएंगे? क्या निकल के आया इस रिपोर्ट में? ये देखा गया कि जो भी फूड हमारे लिए अवेलेबल होता है उसका 17% हम बर्बाद कर देते हैं, यानी कि लगभग 5वां हिस्सा बर्बाद कर दिया जाता है। जबकि अगर हम यहां पे 2019 की बात कर रहे हैं, 2019 में जो भी खाना अवेलेबल था उसका 17% बर्बाद किया गया। दूसरी तरफ 690 मिलियन लोग भूख का सामना कर रहे थे, उनके पास खाने को कुछ नहीं था और बाकी के लोगों ने उस खाने को नाली में फेंक दिया, बर्बाद कर दिया। 931 मिलियन टन जो फूड था उसे हाउस होल्ड्स, रिटेलर्स और रेस्टोरेंट्स के सोर्स से बर्बाद किया गया। अगर आप पर कैपिटा की बात करें, हर इंसान एज एवरेज कितना खाना बर्बाद कर रहा है, तो हाउस होल्ड लेवल पे एक व्यक्ति साल में लगभग 79 केजी खाना बर्बाद कर देता है। फूड सर्विसेज जो रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं वहां पर 26 केजी, और जो रिटेलर्स होते हैं, शॉप्स वगैरह से भी आप कई तरीके की खाने की चीज लेते हैं, वहां पर लगभग 13 केजी एक व्यक्ति के हिस्से ये बर्बादी आती है। इस पूरी रिपोर्ट को रिलीज किया गया है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। तो आप यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम को समझ सकते हैं, ग्लोबल एनवायरमेंटल अथॉरिटी है। 5 जून 1972 को तैयार की गई थी ग्लोबल एनवायरमेंटल एजेंडा पर काम करने के लिए। ये एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ कोशिश करते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो ऐसा हो कि लंबे समय तक बना रहे। ये कुछ और भी रिपोर्ट्स रिलीज करते हैं, लाइक एमिशन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल एनवायरमेंटल आउटलुक, फ्रंटियर्स,
इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लेनेट। इनके कुछ कैंपेन्स हैं, बीट पोल्यूशन, UN 75, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वाइल्ड फॉर लाइफ। हेडक्वार्टर इसका कीनिया के नैरोबी में है। यहां पर देखिए एक चार्ट है फूड वेस्टेज का। जो टोटल अवेलेबल फूड था कंजम्पशन के लिए दैट वाज 5.3 मिलियन टन। उसमें से हमने 931 मिलियन टन बर्बाद कर दिया, यानी कि लगभग 17% खाना बर्बाद कर दिया गया। ये बर्बादी कहां से कितनी हुई? ये 61% जो बर्बादी हुई है वो हाउस होल्ड से हुई, यानी घरों से हुई है, जो घरों में खाना पकता है वहां से ये 61% बर्बादी हुई है। 26% बर्बादी फूड सर्विसेज से हुई है, आप बाहर जाके जो कुछ खाना खाते हैं, और 13% रिटेल से, जो आप खाना खरीदते हैं शॉप से या वेरियस और वेंडर्स से। किसके हिस्से कितना आता है? हाउस होल्ड्स में एज एवरेज दुनिया में एक व्यक्ति पूरे साल में 74 केजी खाना बर्बाद करता है। कौन सा देश कितना खाना बर्बाद कर रहा है? सबसे ज्यादा वेस्टेज नाइजीरिया में हुआ, पर कैपिटा वेस्टेज 189 केजी का रहा। और इंडिया में यहां पर जो वेस्टेज है वो 50 केजी का एज एवरेज है पर पर्सन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये पूरा डेटा कैलकुलेशन देखने के बाद अब आप इस बात पर एहतियात रखेंगे, ध्यान देंगे, उतना ही खाना अपनी प्लेट में लेंगे या पकाएंगे जितने की आपको आवश्यकता है, उससे अधिक नहीं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल अक्षय पात्र के बारे में है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर ऑल वुमेन एग्जीबिशन लाया गया अक्षय पात्र नाम का। इसे 9 मार्च को इनॉग्रेट किया गया ललित कला एकेडमी के द्वारा। लोकेशन इसकी देखिए, इसे ऑर्गेनाइज किया गया है रविंद्र भवन गैलरीज में। यह 20 मार्च तक चलेगा। यहां पर 250 से ज्यादा जो आर्ट वर्क हैं उन्हें दिखाया जाएगा, जो 12 से ज्यादा कंट्रीज से संबंधित होंगे। कई तरीके के आर्ट होंगे, जो सीनियर यंग और जो बडिंग आर्ट प्रैक्टिशनर्स हैं जो अभी अभी अपने आर्ट को निखार रहे हैं, वो सभी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अगर बात करें ललित कला अकादमी के बारे में, तो इसे अगस्त 1954 में बनाया गया था, ताकि इंडिया में की जो कल्चरल और नेशनल आइडेंटिटी है उसे और बेहतर किया जा सके। इसे एक स्टैच्यूरी अथॉरिटी के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया गया 1957 में सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860 के तहत। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये विजुअल आर्ट के फील्ड में जो भी एक्टिविटीज हैं उन पर फोकस करता है, उनके डेवलपमेंट के लिए प्रयास करता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल वैक्सीन पासपोर्ट के बारे में है। गवर्नमेंट और डेवलपर्स लगातार काम कर रहे हैं वैक्सीन पासपोर्ट के ऊपर, ताकि इकोनॉमी फिर से रिवाइव हो सके और उन लोगों को डिटेक्ट करके जो कोरोना वायरस के अगेंस्ट में वैक्सीनेशन ले चुके हैं वो दूसरे देशों में ट्रेवल कर सके। वैक्सीन पासपोर्ट, नाम तो पासपोर्ट दे दिया जाता है, बट एक्चुअली में पासपोर्ट नहीं होता। इट इज अ काइंड ऑफ ई सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट, जिसमें कोविड-19 टेस्ट का स्टेटस होता है। उसे गवर्नमेंट फीड करती है जब भी वो किसी को वैक्सीनेट करती है, और उसे आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है। उसे आप अपने स्मार्टफोन के ऐप में रख सकते हैं या किसी भी और डिजिटल फॉर्मेट में रख सकते हैं। अगर आप कहीं पर ट्रेवल कर रहे हैं तो चेक पॉइंट पर वो आपसे कहेंगे कि आप अपना वैक्सीन पासपोर्ट दिखाइए, तो आप वो डॉक्यूमेंट दिखा देंगे जिसमें लिखा होगा कि आप वैक्सीनेशन ले चुके हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार कोरोना के लिए इस प्रकार का वैक्सीन पासपोर्ट का प्रावधान किया जा रहा है। इसके पहले भी अफ्रीकन कंट्रीज से, इवन इंडिया से जाने वाले लोगों को येलो फीवर के अगेंस्ट में वो वैक्सीनेशन ले चुके हैं, उसका पासपोर्ट दिखाना पड़ता था, कुल मिलाकर डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ता था। फरवरी 2021 में इजराइल पहला ऐसा देश बना जिसने इस प्रकार के सर्टिफिकेशन सिस्टम को कोविड-19 के लिए शुरू किया। काफी फायदा होता है। वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड डिजिटाइज हो जाता है सभी देशों का। ये एक प्रूफ होता है कि भाई हमने ले लिया है वैक्सीन, हमें आने दो। टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को इससे बेनिफिट होगा, क्योंकि अब पता चल जाएगा भाई ये वैक्सीनेटेड है, इनको आने दो, दिक्कत की बात नहीं है। और इंटरनेशनल एयर ट्रेवल में भी बढ़ोतरी होगी। आर्टिकल ग्लोबल ब्रेस्ट कैंसर इनिशिएटिव के बारे में है। इस इनिशिएटिव को अभी हाल ही में अनाउंस किया गया है WHO के द्वारा, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इनिशिएटिव के बारे में बात करते हैं। इसका टारगेट ये है कि हमें 2040 तक जो ब्रेस्ट कैंसर से होने वाली मौतें हैं पूरी दुनिया में, उनको 2.5% तक कम करना है। इनिशिएटिव डेथ्स को रिड्यूस करने पर फोकस करेगा, स्पेसिफिकली इन लो इनकम कंट्रीज, जहां पर इंफ्रा और मेडिकल फैसिलिटीज काफ़ी कमज़ोर हैं और वहां पर इस प्रकार के कैंसर से मौतों की संख्या अक्सर ज़्यादा हुआ करती है, और वहां पर इसे टैकल करने की जो सुविधाएं हैं वो भी कम हैं। फीचर्स क्या हैं? एक इम्पॉर्टेंट फीचर तो ये है कि दुनिया भर में जो सरकारें हैं उनको गाइडेंस दिया जाए। WHO जो बाकी की अन्य UN एजेंसीज हैं उनके साथ मिलकर सरकारों को गाइडेंस प्रोवाइड करवाएगा कि वो कैसे ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं और बेहतर तरीके से डायग्नोज कर सकते हैं, और इस प्रकार के कैंसर को मैनेज करने की अपनी कैपेसिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है
कि इसमें एक टेक्निकल पैकेज देने की बात भी की गई है। टेक्निकल पैकेज का मतलब ये है कि उसमें कई सारी जैसे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं डायग्नोज करने के लिए, ट्रीट करने के लिए, टूल्स एंड प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं, वो WHO की ओर से प्रोवाइड करवाए जाएंगे उन कंट्रीज को जहां पर इनकी ज़्यादा आवश्यकता है अंडर दिस इनिशिएटिव। देखिए, जो ब्रेस्ट कैंसर है वो बहुत ही कॉमन फॉर्म ऑफ कैंसर है जो कि महिलाओं में पाया जाता है। दुनिया भर में कैंसर से होने वाली हर 6 में से 1 मौत ब्रेस्ट कैंसर की वजह से होती है। इसके पहले जो सबसे ज़्यादा प्रभावी कैंसर हुआ करता था, जो सबसे ज़्यादा डायग्नोज किया जाता था, दैट वाज लंग कैंसर। लेकिन वर्तमान की स्थिति में ब्रेस्ट कैंसर ने उसे सरपास कर दिया है। मतलब कुल मिला के अभी ये सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ कैंसर बन गया है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मेरा राशन मोबाइल ऐप के बारे में है। इस ऐप को अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा फैसिलिटेट किया गया फूड एंड प्रोसेसिंग डिस्ट्रीब्यूशन को इंडिया में बेहतर करने के लिए। इस एप्लीकेशन जैसे कि वन नेशन वन राशन कार्ड का प्रावधान आया है कि आप किसी भी राशन की दुकान से राशन ले सकते हैं किसी भी जगह पे। इस पूरे एप्लीकेशन को डेवलप किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा फैसिलिटेट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के द्वारा। लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है। फायदे क्या होंगे? कोई भी व्यक्ति पता कर सकता है कि उसके आसपास फेयर प्राइस शॉप कौन सी है, डिटेल्स चेक कर सकता है फूड ग्रेन एंटाइटलमेंट की, आधार सीडिंग की, माइग्रेशन डिटेल्स फीड कर सकता है कि अब मैं यहाँ नहीं रहता, मुझे यहाँ पर राशन चाहिए, सजेशन वगैरह भी दे सकता है। जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो ऑटोक्रेटाइजेशन गोज वायरल रिपोर्ट के बारे में है। इस रिपोर्ट को अभी हाल ही में रिलीज किया गया है वैरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट के द्वारा, जिसे वी-डेम इंस्टीट्यूट भी कहते हैं। ये स्वीडन का एक इंस्टीट्यूट है। इन्होंने एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। इंडिया का स्टेटस पहले इलेक्टोरल डेमोक्रेसी हुआ करता था, उन्होंने इस स्टेटस को रिड्यूस कर इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी कर दिया है। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है कि कोई ऐसा रिजीम जहां पर एक व्यक्ति के पास आवश्यकता से अधिक पावर्स हों, वो सारे डिसीजंस लेता हो और उसके डिसीजंस को कोई क्वेश्चन ना करता हो। तो इस लिहाज से इंडिया को अभी इन्होंने इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी के एम्बिट में डाल दिया है। वीडेम एक इंस्टीट्यूट है, ये एक इंडिपेंडेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, 2014 में तैयार किया गया था। स्वीडन के एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे स्टेफन लिंडबर्ग, उनके द्वारा। ऑब्जेक्टिव ये है कि दुनिया भर में जो डेमोक्रेसी का स्टेटस है उसको इवेल्युएट किया जाए, पिछले 1 दशक का पूरा इवेल्युएशन करके रैंकिंग दी जाए। डाटा ये सर्वे जो कंट्री के एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे कलेक्ट करते हैं, बाद में उसे अपने स्टैटिस्टिकल मॉडल से एनालाइज करते हैं। इंडिया को पहले इलेक्टोरल डेमोक्रेसी का दर्जा दिया गया था, बाद में इसे इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी में डाल दिया गया और अब इंडिया उतना ही ऑटोक्रेटिक बन गया है एज पर देयर रिपोर्ट एज इट इज पाकिस्तान के जितना। और इंडिया और पाकिस्तान दोनों की कंडीशन इस लिहाज से बांग्लादेश और नेपाल से खराब है। अब भारत दुनिया के 25 ऐसे देशों में है जिनको इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी के एम्बिट में डाला गया है, इंक्लूडिंग ब्राजील, टर्की और कुछ और देश। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट के बारे में है। हाल ही में इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी यानी कि इरेना ने वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट पब्लिश किया। उन्होंने यह कहा कि कोविड-19 के समय पे हमने देखा कि अगर हम अपने पोल्यूशन को कम कर दें तो एटमॉस्फेयर कितना क्लीन हो सकता है। तो ये हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अब हम अपने एनर्जी सोर्सेज को शिफ्ट कर दें। इन्होंने उम्मीद ये जताई है कि 2050 तक 90% जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी वो रीन्यूएबल सोर्सेज से की जाएगी, 6% नेचुरल गैस से और बाकी न्यूक्लियर एनर्जी से हम पैदा करेंगे। इरेना के बारे में बात करते हैं। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो एडवांस नॉलेज को फैसिलिटेट करता है, कोऑपरेट करता है वेरियस कंट्रीज के बीच में कि हम रीन्यूएबल एनर्जी की ओर आगे बढ़े। ये पहला ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो केवल रीन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करता है। 2009 में इसे फाउंड किया गया था और 2010 में जुलाई में ये फंक्शनल हुआ। 161 मेंबर्स हैं इसके। 2019 के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया इसका 77 फाउंडिंग मेंबर बना था। हेडक्वार्टर आबू धाबी में है। इरेना यूनाइटेड नेशंस में, नॉट स्टेट्स, यूनाइटेड नेशंस में ऑब्जर्वर स्टेटस भी रखता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डेड सी स्क्रॉल के बारे में है। अभी हाल ही में डेड सी स्क्रॉल का एक नया पीस हमें मिला है 60 साल के बाद। अब ये डेड सी स्क्रॉल है क्या? देखिए, यहां पर ये है इजराइल, यहां पर जॉर्डन है, ये सीरिया है, ये इजिप्ट है। इजराइल में यहां पर आपको दिख रहा है वेस्ट बैंक, इसका कुछ हिस्सा पैलेस्टीन के पास है, बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी से इजराइल का बताती है। इजराइल में जो जेरूसलम है इसके साउथ में आपको एक डेजर्ट मिलेगा जिसका नाम है जूडियन डेजर्ट। जूडियन डेजर्ट में एक केव है जिसका नाम है कुमारन केव। वहां पर एक चरवाहा अपनी बकरियां चरा रहा था। एक बकरी गायब हो गई। वो बकरी को ढूंढ रहा था, उसे ऐसा लगा कि बकरी इस गुफा में चली गई होगी, लेकिन वो चरवाहा स्मार्ट था। उसे लगा गुफा में कौन जाए, कहीं कोई भूत भूत मिल जाए, क्या फायदा। तो उसने बाहर से ही गुफा में पत्थर मारने शुरू किए कि आवाज आएगी तो बकरी अंदर होगी तो बाहर आ जाएगी।
लेकिन जब उसने पत्थर मारे तो अंदर से घड़ों के टूटने की आवाज आई। उसे लगा अंदर टूट क्या रहा है। फिर उसने सोचा कि चलो रिस्क लेते हैं, भूत मिलेगा तो देखेंगे। तो वो अंदर गया तो उसने देखा कई सारे मिट्टी के बर्तन थे जो टूटे थे और उनके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। उसने उन डॉक्यूमेंट्स को खोला तो वो चमड़े पर लिखे गए कुछ आइटम्स थे। उसने लगा कि ये तो बहुत अच्छी चीज है, लोगों को बताते हैं। तो उसने लोगों को बताया और उसके बाद वहां पर एक्सकेवेशंस की जो टीम्स थी वो पहुंच गई। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स को देखा। चूंकि यहां पर देखिए बिल्कुल पास में डेड सी है, तो डेड सी के नजदीक में ये मिले, दैट्स व्हाई इन्हें डेड सी स्क्रॉल नाम दिया गया। ये डॉक्यूमेंट्स एक्चुअली में एंशिएंट जिविश और हेब्रू रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट्स थे, बहुत पुराने। मान्यता यह है कि ये 300 बीसी से 1st सेंचुरी एडी के बीच में लिखे गए होंगे। इन्हें छिपाया गया था इन गुफाओं में। क्यों छुपाया गया था? बार कोचबार रिवोल्ट के दौरान, जो कि एक आम ज्यूइश अपराइजिंग थी रोम के खिलाफ, रोम के जो शासक थे एम्परर हैड्रियन, उनके खिलाफ 132 से 136 एडी के बीच में, लगभग 1900 साल पहले। उस समय अक्सर किसी के रिलीजियस फेथ को खत्म करने के लिए सबसे पहले उनके रिलीजियस टेक्स्ट को टारगेट किया जाता था, क्योंकि वो बहुत लिमिटेड होते थे। आपने उनको खत्म कर दिया तो धीमे धीमे रिलीजन डिटोरिएट हो जाता था, तो रिलीजियस टेक्स्ट को बचाने की जरूरत होती थी। इसी उद्देश्य से इन्हें इन गुफाओं में छिपाया गया था। कुमारन केव्स को केव ऑफ हॉरर भी कहा जाता है, क्योंकि एक्सकेवेशंस के दौरान वहां पर 40 ह्यूमन स्केलेटन्स भी मिले थे। ये काफी रिमोट एरिया में है, जेरूसलम के साउथ में। इसका अभी एक नया पीस मिला है, दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज। आर्टिकल डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट के बारे में है। अभी हाल ही में यूरोपियन कमीशन ने प्रपोजल रखा एक डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट के लिए, ताकि यूरोपियन यूनियन में कोविड-19 के बीच में एक देश से लोग दूसरे देश में आसानी से आ जा सके। यूरोपियन कमीशन क्या है? यूरोपियन कमीशन यूरोपियन यूनियन की एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच है। क्या है ये डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट? ये जो डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट है, एक प्रकार का वैक्सीन पासपोर्ट है। वैक्सीन पासपोर्ट में ऐसा कुछ पासपोर्ट नहीं होता, इट इज अ काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट जो फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है और डिजिटल फॉर्म में भी हो सकता है। अब कोई भी व्यक्ति, जैसे जब से कोरोना आया उसके बाद से हर देश ने दूसरे देश के नागरिकों का जो आना जाना है उसको काफी सीमित कर दिया, ताकि कोविड के स्प्रेड को रोका जा सके। अब धीमे धीमे इकोनॉमीज रिवाइव कर रही हैं, तो सभी देश ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कर रहे हैं कि आसानी से लोग आ जा सके। इसी प्रयास में ये डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट का प्रावधान लेकर आया है यूरोपियन कमीशन। इसमें 3 कैटेगरी के लोगों को यह सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कोविड-19 की वैक्सीन ले ली है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे हाल ही में कोरोना के टेस्ट में निगेटिव पाया गया है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसको कोविड-19 हुआ था और वो रिकवर कर गया है। एक बार अगर किसी व्यक्ति को यह डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट मिल चुका है, तो फिर वो यूरोपियन यूनियन ब्लॉक में जो भी कंट्रीज आती हैं वहां पर आसानी से फ्रीली ट्रेवल कर सकता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप दुनिया के किसी भी देश में जा सकते हैं। डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट मिलने के बाद डेफिनेटली आप फ्रीली रोम कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ यूरोपियन यूनियन में जो कंट्रीज आती हैं वहां ही, हर जगह आप नहीं जा सकते। हो सकता है आने वाले समय में बाकी के देश भी इसे वैलिड माने। फॉर नाउ ये केवल यूरोपियन यूनियन के लिए ही है। इसमें फीचर्स क्या होंगे? ये एक डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट है जो कि डिजिटल फॉर्म में भी हो सकता है, पेपर फॉर्मेट में भी हो सकता है, जिसमें QR कोड होगा, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन रहेगी। इस सर्टिफिकेट को फ्री ऑफ चार्ज दिया जाएगा, जिसे भी ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसे इशू किया जाएगा हॉस्पिटल्स, टेस्टिंग सेंटर्स और हेल्थ अथॉरिटीज के द्वारा। कोई भी EU का जो सिटीजन है या कोई थर्ड कंट्री नेशनल भी जो EU में लीगली रह रहा है, वो भी इस सर्टिफिकेट के लिए अलाउ होगा। वो बिना रिस्ट्रिक्शन के दूसरे देशों में जो यूरोपियन यूनियन में आते हैं ट्रेवल कर सकता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल गांधी पीस प्राइज के बारे में है। अभी हाल ही में गांधी पीस प्राइज अनाउंस किया गया, अवार्ड किया गया। 2020 के लिए ये प्राइज अवार्ड किया गया है बांग्लादेश के फादर ऑफ द नेशन शेख मुजीबुर रहमान जी को, और 2019 के लिए इसे जो लेट ओमान के सुल्तान हैं काबूस बिन सैद अल सईद, उनके लिए अवार्ड किया गया। देखिए, इस अवार्ड को 1995 में इंस्टीट्यूट किया गया था महात्मा गांधी जी की 125th एनिवर्सरी पर। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सोशल, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है नॉन वायलेंस का सहारा लेकर, उसके लिए। इसमें होता क्या है? 1 लाख रुपए का कैश प्राइज होता है, एक सर्टिफिकेट होता है और एक स्मृति चिन्ह होता है। एट द सेम टाइम कुछ हैंडीक्राफ्ट या हैंडलूम आइटम्स भी दिए जाते हैं। किसी भी इंडिविजुअल, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन को यह दिया जा सकता है। 2 लोगों को या 2 इंस्टीट्यूशंस को मिलाकर भी दिया जा सकता है।
कोई लिमिटेशन नहीं है, किसी भी देश के, किसी भी क्रीड, रेस, सेक्स के व्यक्ति को ये दिया जा सकता है। एक कमेटी होती है, सिलेक्शन कमेटी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होते हैं, कुछ और मेंबर होते हैं, इंडिया के चीफ जस्टिस, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा के स्पीकर और सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर। ये सभी लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि किसको देना है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पैरोजमिया के बारे में है। देखिए, कोविड-19 के सिम्टम्स में दो बहुत ही आम चीजें हैं, एक है एनोजमिया और दूसरा है एगोजिया। एनोजमिया में स्मेल लॉस हो जाता है, आप कुछ सूंघ नहीं पाते, और एगोजिया में आप कुछ टेस्ट नहीं कर पाते। यूजुअली ये हमें देखने को मिलता है, लेकिन कई सारे लोगों में पैरोजमिया भी देखने को मिल रहा है। पैरोजमिया क्या है? पैरोजमिया में एक्चुअली में आपकी जो सूंघने की क्षमता है उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन देखने को मिलता है। परिवर्तन कैसा? देखिए, पैरोजमिया एक मेडिकल टर्म है जिसका इस्तेमाल एक ऐसी कंडीशन को एक्सप्लेन करने के लिए किया जाता है जहां पे एक व्यक्ति के सूंघने की क्षमता में डिस्टॉर्शन हो जाता है। डिस्टॉर्शन का मतलब क्या है? मतलब आप किसी एक चीज को अलग तरीके से सूंघ पाते हैं। इसमें कई बार जो आप महक महसूस करते हैं वो अनप्लीजेंट होती है। लाइक कॉफी, उसका जो स्मेल है वो काफी अच्छा होता है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा जैसे ये बर्न्ट टोस्ट का स्मेल है। समटाइम्स आपको किसी चीज में केमिकल की खुशबू आएगी, या कई बार आपको लगेगा कि किसी सड़ी हुई चीज की महक है। तो ऐसा डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है। तो इसका रीजन क्या होता है? देखिए, रीजन जो है वो ऐसा कुछ खास नहीं है। सबसे खास बात ये टेम्परेरी कंडीशन है, ऐसा नहीं है बहुत जानलेवा है, जिंदगी चली जाएगी आपकी अगर आप सूंघ नहीं पाए कुछ, तो ऐसा कुछ नहीं होना है। रेदर जब भी किसी व्यक्ति का स्मेल लॉस होता है तो फिर स्मेल लॉस में जो रिकवरी है वो होने लगती है। रिकवरी के समय में आप कुछ कुछ चीजों की स्मेल को फील करने लगते हैं, तो उस समय ये डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है कि जिस चीज की जो स्मेल है वो ना आके आपको कुछ और फील होता है। ये हार्मफुल नहीं है, धीमे धीमे ये सही हो जाता है। बाकी एनोजमिया और एगोजिया की कंडीशन मैंने आपको बता दी है, और एनोजमिया में वही पार्शियल या कंप्लीट लॉस ऑफ स्मेल, और एगोजिया में कंप्लीट लॉस ऑफ टेस्ट, जो आप टंग से फील नहीं कर पाते। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल फ्रीडम पाइनएप्पल कैंपेन के बारे में है। एक ब्रीफ सा कैंपेन है, आपको जानना चाहिए इसके बारे में। ताइवान के प्रेसिडेंट ने अभी इस कैंपेन को स्टार्ट किया है बिकॉज चाइना ने ताइवानीज पाइनएप्पल को, जो उसका इंपोर्ट है, उसे बैन कर दिया। जो भी पाइनएप्पल प्रोड्यूस किया जाता है, उगाया जाता है ताइवान के द्वारा, उसका 10% वो एक्सपोर्ट कर देते हैं। इनका ज़्यादातर एक्सपोर्ट चाइना में जाया करता था, तो चाइना ने पाइनएप्पल के एक्सपोर्ट को बंद कर दिया। तो उन्होंने एक हैशटैग स्टार्ट किया, हैशटैग फ्रीडम पाइनएप्पल। ऑब्जेक्टिव ये था कि चाइना की इस बैन को काउंटर करने के लिए ताइवान में डोमेस्टिकली, लोकली लोग पाइनएप्पल को ज़्यादा खरीदें, एट द सेम टाइम दूसरे देशों में भी लोग इसका इंपोर्ट करें। तो ये कैंपेन चल रहा है, तो आप इसके बारे में जानते रहिए कि ग्लोबल लेवल पे ऐसा कुछ चल रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल उइगर मुस्लिम्स के बारे में है। हाल ही में यूरोपियन यूनियन, यूएस, ब्रिटेन और कनाडा, इन देशों ने चाइनीज ऑफिशियल्स और एंटिटीज के ऊपर सैंक्शंस इंपोज कर दिए, क्योंकि चाइना के जिनजियांग प्रोविंस में रहने वाली इस मुस्लिम माइनॉरिटी के फंडामेंटल राइट्स को, ह्यूमन राइट्स को बहुत ही लंबे समय से वायलेट कर रहा है। उइगर्स जो हैं वो मुस्लिम माइनॉरिटी टर्किक एथनिक ग्रुप हैं। ये इनका जो ओरिजिन है वो सेंट्रल और ईस्ट एशिया से ट्रेस किया जाता है। ये नेटिव हैं जो जिनजियांग उइगर ऑटोनॉमस रीजन है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का, वहां के जो उइगर्स हैं इनकी अपनी लैंग्वेज है। ये कल्चरली और एथनिकली सेंट्रल एशियन नेशंस के काफी क्लोज हैं। उइगर्स वैसे तो चाइना में जो 55 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एथनिक माइनॉरिटीज हैं उनमें से एक हैं। हालांकि चाइना उन्हें एक रीजनल माइनॉरिटी ही मानता है, इंडिजिनियस ग्रुप नहीं मानता। उनकी एक बहुत बड़ी जो पॉपुलेशन है वो जिनजियांग रीजन में रिसाइड करती है, जो चाइना टाइटली कंट्रोल करता है, और वहां पर उन्हें काफी ज्यादा एक्सप्लॉइट भी किया जाता है। यद्यपि इनका जो एक बहुत बड़ा डायस्पोरा है वो आसपास के रीजन में, सेंट्रल एशियन कंट्रीज में, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान में भी मिल जाएगा। ये सारी बातें उइगर्स के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल है वो स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज के बारे में है। यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने, एसईसी ने अभी वार्न किया कि जो स्पैक्स में इन्वेस्टमेंट है वो खतरे वाला है। तो एक प्रकार की ये वार्निंग थी। स्पैक्स के ऊपर हम पहले भी एक आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं, फिर से हम चर्चा करेंगे। देखिए, अगर आप कोई कंपनी खड़ी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लोगों से पैसे लेने होते हैं। लोगों से पैसे या इन्वेस्टमेंट लेने के लिए आपको अपनी कंपनी को रजिस्टर करना होता है, और उसके बाद आप अपनी कंपनी के लिए आईपीओ जारी करते हैं, जिसे कहा जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग।
लेकिन कंपनी को रजिस्टर करना और उसके बाद आईपीओ जारी करना, ये एक बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में आपको कई सारी टेक्निकलिटीज को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। इतना आसान भी नहीं होता। लेकिन एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप इन सभी टेक्निकलिटीज से ऊपर उठ के लोगों से पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। वो रास्ता है स्पैक्स। वो आईपीओ का एक शॉर्टकट है। जब आप आईपीओ जारी करते हैं तो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए कंपनी का परफॉर्मेंस और उसका जो भी विजन डॉक्यूमेंट है सब कुछ तैयार करके लोगों के सामने रखते हैं, तब इन्वेस्टर्स आते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। दूसरा तरीका ये है स्पैक्स। इसमें जो कंपनी स्पैक्स बनी है इसका कोई कमर्शियल ऑपरेशन नहीं होता, मतलब वो कोई प्रोडक्शन नहीं कर रही है। इट इज जस्ट अ कंपनी ऑन पेपर। इसीलिए कई बार इसे सेल कंपनी भी कहा जाता है। ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग निकालते हैं। अब इनको किस उद्देश्य से बनाया जाता है? समटाइम्स इन्हें ब्लैंक चेक कंपनी भी कहा जाता है, बिकॉज इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि एक बार हम लोगों से पैसा इकट्ठा कर लेंगे तो एक नई कंपनी को हम एक्विजिशन कर लेंगे, लेकिन किस कंपनी का एक्विजिशन किया जाएगा ये हमें पता नहीं है, इसलिए इसे ब्लैंक चेक कंपनी भी कहते हैं। इसमें होता यह है कि सपोज करिए 4 लोग हैं, ये इंडिविजुअल्स, इनके पास खूब सारे पैसे हैं। इन्होंने कहा कि हम सब लोग अपना पैसा लगाते हैं और लोगों से पैसे मांगते हैं और उसके बाद हम एक नई कंपनी को सीधा खरीद लेंगे। ठीक है, तो इन चारों लोगों ने मिलकर एक स्पैक बना लिया और बाकी लोगों से बोला कि देखो हम लोग बहुत ट्रस्टवर्दी लोग हैं, आप हमारे पास पैसा लगाओगे तो आपका पैसा डूबेगा नहीं। तो सभी लोग इनके नाम पर, चूंकि इनका ट्रस्ट है मार्केट में कि ये पैसा डुबाएंगे नहीं, ये अपने फील्ड के एक्सपर्ट है, इनको पता है कौन सी कंपनी खरीदनी है, तो सब लोग इस पैक में पैसा डालेंगे। इस पैक में जो पैसा आएगा उसे एक एस्क्रो अकाउंट में डाला जाएगा। ये नहीं कि चारों अपने अपने अकाउंट में डाल लेंगे फिर लेके भाग गए तो क्या करेंगे। ये जो एस्क्रो अकाउंट होता है ये थर्ड पार्टी अकाउंट होता है। जो लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको भरोसा दिलवाया जाता है कि आपका पैसा एस्क्रो अकाउंट में है, उस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ सिर्फ एक्विजिशन के लिए ही किया जाएगा। जब पैसा आ जाएगा 2-4 महीने में खूब सारा, तो फिर वो डिसाइड करेंगे कि किस कंपनी को खरीदना है। सीधा एक कंपनी को खरीदा और ऑपरेशन स्टार्ट हो गए, कोई बवाल नहीं करना पड़ा, लोगों से पैसा मिल गया। आईपीओ में कितना तामझाम होता है, ठीक है। लेकिन अगर 2 साल के भीतर जो पैसा मिला है वो उसका इस्तेमाल करके किसी कंपनी को नहीं खरीद पाए, तो फिर उन्हें इन्वेस्टर्स का पैसा वापस करना होगा। तो नाम में ही स्पष्ट है कि ये कंपनीज एक प्रकार की सेल कंपनीज होती हैं, कंपनीज ऑन पेपर होती हैं, हालांकि इनके लिए पूरे लीगल मेथड्स हैं। तो एक प्रकार से एक स्पेशल पर्पस व्हीकल होती हैं जिनका काम कंपनीज का एक्विजिशन करना होता है और वो उसी के लिए पैसे इकट्ठा करते हैं। इंडिया जो मेजॉरिटी ऑफ हीलियम का इंपोर्ट करता है वो अपनी डोमेस्टिक नीड के लिए करता है। हीलियम के बहुत ज़्यादा रिजर्व जो हैं वो यूएसए में है। यूएसए का जो प्लेन का इलाका है वहां पर बहुत सारा हीलियम मिलता है। तो ग्लोबल एक्सपोर्ट पर कहीं ना कहीं यूएसए की मोनोपोली है। लेकिन अभी कुछ समय पहले यूएसए ने अनाउंस किया कि वो अपना हीलियम का एक्सपोर्ट कम करेंगे। इंडिया डेफिनेटली इससे प्रभावित होगा। अब हीलियम है क्या, उसका यूज क्या है? हीलियम एक केमिकल एलिमेंट है जिसके बारे में आपने बेसिक क्लासेस में जरूर पढ़ा होगा। इसका सिंबल He होता है और एटॉमिक नंबर 2 होता है। ये कलरलेस, ओडोरलेस, टेस्टलेस और नॉन टॉक्सिक गैस है। इससे कोई नुकसान नहीं होता। ये एक नोबल गैस है, नोबल गैस ग्रुप में आने वाली एक गैस है। नोबल ग्रुप में आने वाली गैसेस ऐसी गैसेस होती हैं जो रिएक्शन नहीं करती। इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लोवेस्ट होता है सभी एलिमेंट्स में। ये नॉन रिएक्टिव गैसेस होती हैं। हीलियम जो है वो सेकंड लाइटेस्ट और सेकंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है जो हमें ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में मिलता है। मतलब दूसरा ऐसा एलिमेंट है जो बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। तो पहला कौन सा है? ऑब्वियसली हाइड्रोजन है, जो सबसे हल्का है और सबसे ज्यादा मिलता है। जो लिक्विफाइड हीलियम है आप उसे -270 डिग्री सेल्सियस पे अवेल कर सकते हैं ठंडा करके। जब आप इतना ठंडा करेंगे तो हीलियम जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। ये एक इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस का मतलब वही है, ये रिएक्टिव नहीं है, केमिकल रिएक्शन नहीं करता। इसका इस्तेमाल मेटल्स की वेल्डिंग में किया जाता है। स्पेसिफिकली आप एल्यूमिनियम का नाम ले सकते हैं। रॉकेट प्रपल्शन में फ्यूल टैंक को प्रेशराइज करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है अगर लिक्विड हाइड्रोजन। तो उसके अलावा लिक्विड हाइड्रोजन का जो टेम्परेचर होता है उस पर आपको हीलियम ही गैसेस फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि हीलियम को लिक्विड बनने के लिए -270 का टेम्परेचर चाहिए और हाइड्रोजन -252 पर ही लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो -252 पे जो हीलियम है वो अभी भी गैस में होता है, तो वो एक प्रेशर क्रिएट कर सकता है उस चैम्बर में। पार्टी बलून्स के तौर पे हीलियम का इस्तेमाल होता है। एमआरआई स्कैनर्स, मेट्रॉइड और रॉक्स की डेट निकालने के लिए कितने पुराने हैं, हीलियम कंटेंट को इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क के बारे में है। इंडिया का फर्स्ट इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क अभी ज्वाइंटली इनॉग्रेट किया गया मिस्टर सू वुक के द्वारा। ये मिनिस्टर ऑफ नेशनल डिफेंस एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया के और हमारी ओर से राजनाथ सिंह जी के द्वारा, जो कि रक्षा मंत्री हैं। ये पार्क है कहां? ये पार्क साउथ कोरिया में नहीं है, इंडिया में है। इंडिया में भी कहां है? दिल्ली कैंटोनमेंट में। पार्क इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये केवल इंडिया और साउथ कोरिया के फ्रेंडली रिलेशन को पोर्ट्रे नहीं करता,
रैदर 21st सेंचुरी में जो कोरियन वॉर हुआ था 1950 से 53 के बीच में, वहां पर इंडिया ने जो कंट्रीब्यूट किया था, यूनाइटेड नेशंस के अंडर में जो ट्रूप्स गई थी, उसमें जिस तरीके से इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया था, उस चीज को भी यहां पर सिंबलाइज किया गया है। जो पाक है वो एक ज्वाइंट कंसल्टेशन के माध्यम से डेवलप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से, इंडियन आर्मी, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड, दूसरी ओर से एम्बेसी ऑफ कोरिया, कोरियन वॉर वेटरन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इनके द्वारा इन सभी लोगों ने मिलकर इसे डेवलप किया है। यहां पर एक पिलर पे नोबल ल्यूरेट गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी का एक नरेशन भी गोद कर लिखा गया है, जिसमें कोरिया को रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने द लैंप ऑफ ईस्ट कहा था, जिसे 1929 में एक कोरियन डेली न्यूज़पेपर डोंग ए एल्बो ने छापा भी था। ये सारी बातें इस पाक के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल बिहार स्पेशल आर्म पुलिस बिल 2021 के बारे में है। काफी कंट्रोवर्शियल रहा है बिल, काफी ज्यादा विरोध किया गया अपोजिशन पार्टीज के द्वारा बिहार में इस बिल के खिलाफ। इसके माध्यम से जो बिहार की गवर्नमेंट है वो वहां के सिक्योरिटी पर्सनल्स की अथॉरिटी को और ज्यादा बूस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि ये सर्टेन स्पेसिफिक एरियाज में ही एप्लीकेबल होगा, पूरे बिहार में एप्लीकेबल नहीं होगा। बिल का उद्देश्य ये है कि इसके माध्यम से बिहार मिलिट्री पुलिस जो है उसे एक वेल ट्रेन्ड फुली इक्विप्ड आर्म पुलिस फोर्स में कन्वर्ट कर दिया जाए, जो कई सारे डोमेन में एक्सपर्टीज रखती हो और स्टेट के जो इंटरेस्ट हैं उसको लार्जर पर्सपेक्टिव से फुलफिल कर सके। की प्रोविजंस क्या हैं? बिहार मिलिट्री पुलिस को रीनेम कर दिया जाएगा इसके माध्यम से, और अब उनका नाम होगा बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस। इसके माध्यम से उनके पास और भी ज्यादा ताकत आ जाएगी। टीथ देने का मतलब ये नहीं है कि हाथी की तरह उनके और 2 दांत हो जाएंगे, ऐसा मतलब नहीं है। फोर्स मोर टीथ का मतलब ये है कि उनके पास अब और अधिक शक्तियां होंगी। जो सीआईएसएफ है उसी की तर्ज पे उन्हें डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, ताकि वो जो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एसेट हैं स्टेट के, उनको और अच्छी तरीके से सिक्योर कर सकें। मैंडेट उनका हालांकि काफी वाइड रखा गया है। पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना, एक्सट्रीमिज्म को कॉम्बैट करना, बेटर प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना जो स्पेसिफिक एस्टेब्लिशमेंट हैं, और जो वो सारी ड्यूटीज परफॉर्म करना जो नोटिफाई किया गया है या फर्दर जो नोटिफाई किया जाएगा। कुछ और भी स्पेसिफिक अधिकार दे दिए जाएंगे पुलिस को अंडर दिस बिल, अगर ये कानून बनता है तो, कि वो सर्च और अरेस्ट कर सकते हैं बिना वारंट के। कोर्ट का क्या रोल होगा? कोर्ट चाहे तो इन मुद्दों को, अगर मान लीजिए किसी ऑफिसर ने कोई ऑफेंस किया है अंडर दिस बिल, अगर ये कानून बनता है तो कोर्ट इस चीज को संज्ञान में ले सकता है, लेकिन उसके पहले उन्हें सरकार से प्रायर अप्रूवल लेना होगा, तभी वो इस चीज को संज्ञान में ले सकते हैं। नोडल अथॉरिटी बिहार के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होंगे, वही सारा काम देखेंगे, और जो जनरल सुपरिंटेंडेंस होगा वो गवर्नमेंट के पास होगा। कुछ इश्यूज ये हैं कि पुलिस पर्सनल्स को यहां पे कुछ बहुत ही एब्सोल्यूट पावर दे दी गई है। सेक्शन 15 ये कहता है कि सर्टेन इश्यूज में जो बहुत सीरियस केसेस हैं, वहां पर जो ऑफिशियल्स काम कर रहे हैं उस संबंध में जो कोर्ट है वो संज्ञान नहीं ले सकता। कुछ एक्सेप्शंस डेफिनेटली रखे गए हैं, बट इन जनरल इस वजह से भी इसका एक क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड के बारे में है। यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट ने अभी कॉन्ग्रेचुलेट किया महेंद्र गिरी जी को। ये राजाजी टाइगर रिजर्व के एक रेंज ऑफिसर हैं। इन्हें अभी एक प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया, इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड। इनफैक्ट एशिया से ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें चुना गया है। अवार्ड को 10 प्रोफेशनल्स पूरी दुनिया से चुने गए जिन्हें ये ग्रांट किया गया अवार्ड। इसमें जो मेजर इन्वॉल्वमेंट रहा वो IUCN और WCPA का रहा। IUCN मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और WCPA का मतलब वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज। इसके अलावा भी कुछ एंटिटीज इन्वॉल्व हैं, लाइक इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन, ग्लोबल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और कंजर्वेशन अलाइज। इसे 2020 में अवार्ड को क्रिएट किया गया था। जो भी लोग, जो रेंजर्स जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं वहां पर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करते हैं, उनके इस कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करते हुए यह अवार्ड उनको दिया जाता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जेल रेडियो के बारे में है। टिंका टिंका एक फाउंडेशन है, उन्होंने हरियाणा के एक जेल में जेल रेडियो का जो कॉन्सेप्ट है उसे स्टार्ट किया है स्टेट गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन के साथ। इसे 3 जेलों तक स्प्रेड करने का प्लान है। ये होगा क्या? ये जेल रेडियो एक इन हाउस प्रोडक्शन होगा, मतलब ऐसा नहीं कि बाहर से कोई रेडियो का प्रसारण होगा जो जेल के कैदियों के लिए होगा, ऐसा नहीं है। एक तरीके का रेडियो सेटअप किया जाएगा जेल के भीतर ही, कैदियों को ही ट्रेन किया जाएगा रेडियो जॉकी के तौर पे। कई तरीके के जो कल्चरल प्रोग्राम्स हैं उनको रन करने के लिए, कोई कैदी ऐसा है जिसे सिंगिंग आती है या कुछ और उसके पास स्किल है,
कोई जोक्स अच्छे क्रैक कर सकता है या कुछ भी और वो परफॉर्म कर सकते हैं, तो फिर उनको उसके लिए ट्रेन किया गया है ऑनलाइन के ज़रिए। 10 लोगों को जिस जेल में अभी इसे स्टार्ट किया गया है वहाँ पर ट्रेन किया गया, उनको सर्टिफिकेट दिया गया। तो ये जो रेडियो होगा उसे जेल के कैदी ही चलाएंगे, जेल के कैदियों के लिए ही चलाया जाएगा। तो कोई ऐसा नहीं उनको रेडियो दिया जाएगा, लाउड स्पीकर के माध्यम से सभी बैरक्स में जो भी प्रसारण होगा उसे पहुंचाया जाएगा। जो कैदी होंगे वो अपनी फरमाइश भी कर सकते हैं, अगर उन्हें कोई गाना सुनना है तो बता सकते हैं कि हम वो ये गाना सुनना चाहते हैं, तो उनको वो गाना सुना दिया जाएगा। जेल के मैनुअल के बारे में कोई जानकारी देनी है या जेल के संबंध में कोई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन कैदियों तक पहुंचानी है, तो इसी रेडियो के माध्यम से एक बार में सभी कैदियों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और जो भी इन्फॉर्मेशन जानकारी की चीज़ें हैं जिससे चाहते हैं कि उनका थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हो, वो भी उन तक पहुंचाया जाएगा। तो इससे वो थोड़े क्रिएटिव होंगे, उनका मीनिंगफुल एंगेजमेंट होगा। देखिए, कैदियों को थोड़े समय के बाद वापस से उसी सोसाइटी में आना होता है। कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो रिपीटेटिव क्राइम करने वाले लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने पास्ट में जो कुछ किया होता है उस पर उन्हें पछतावा होता है, तो उन्हें इससे हीलिंग मिल जाएगी, एक उन्हें सहूलियत मिल जाएगी। हो सकता है सोसाइटी में जब वो वापस आएँ तो एक अच्छे व्यक्ति के तौर पर आएँ। हमारा अगला आर्टिकल है एजुकेशन फाइनेंस वॉच के बारे में। ये एक रिपोर्ट है जो वर्ल्ड बैंक और यूनेस्को के ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटर ने साथ में निकाली है। तो ये जो ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग और वर्ल्ड बैंक है, इन्होंने ये बात कही है कि जो एजुकेशन का बजट है वो 65% से ज़्यादा कट कर दिया गया है। लो और लोअर मिडिल इनकम की जो कंट्रीज़ हैं, जिसमें इंडिया भी आती है, तो इस प्रकार की जो कंट्रीज़ हैं इन्होंने एजुकेशन के बजट को काफ़ी कट कर दिया है। और जो हायर और अपर मिडिल जो इनकम है उनकी कंट्रीज़ ने 33% अपनी जो एजुकेशन का बजट है उसमें कटौती की है। अब इसकी वजह क्या है ये हमें बहुत अच्छे से मालूम है, ड्यू टू दिस पेंडेमिक ये सारी चीज़ें हो रही हैं। जहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो ट्रेंड है, कहीं कहीं पर जो भी लोअर इनकम कंट्रीज़ हैं उनमें ये ट्रेंड या तो डिक्रीज होते दिख रहा है या फिर ऐसा लग रहा है कि अभी जो पॉजिटिव है वो आगे जाके कोविड की वजह से नेगेटिव ट्रेंड आ सकता है, जिसकी वजह से जो SDG गोल है हमारा कि हमें एजुकेशन देनी है, वो SDG गोल शायद प्राप्त ना कर पाएँ बहुत सी कंट्रीज़। इस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, जिसमें बात करी जा रही है कि अर्जेंटीना, ब्राज़ील, इजिप्ट, इंडिया, म्यांमार, नाइजीरिया, पाकिस्तान और रशिया जैसी जो कंट्रीज़ हैं इनका जो एजुकेशन शेयर है वो पहले ही 10% से कम है। और हो सकता है कि इसके आगे आने वाली स्थिति में बजट और कम असाइन करा जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। बात करी जा रही है कि जो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ होती है इनमें जो हाउस होल्ड्स होते हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा लोड होता है एजुकेशन का, तो गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड नहीं कर पाती और हाउस होल्ड के ऊपर पूरा इसका बर्डन आ जाता है। साथ में एक और बात बताई जाती है कि 2009 से ये जो एड शेयरिंग की बात करी जाए तो नेशनल इनकम जो होती है उसकी रेसिपिएंट लोअर इनकम कंट्रीज़ में ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़। तो दिक्कत यह है ये जो मिडिल इनकम की कंट्रीज़ हैं उनमें गवर्नमेंट जो नेशनल इनकम रेसिपिएंट्स होते हैं वो कम है इन कंपैरिजन टू द लोअर इनकम कंट्रीज़। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।